कुछ अजीब सा जुपिटर पर हो रहा है। जितना हम अपने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के बारे में सीखते हैं उतना ही यह अजीब लगता है, लेकिन साथ ही जुपिटर उतना अनजाना नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। स्कूल में किसी टीचर ने कभी मुझे नहीं बताया कि जुपिटर पर पानी, बारिश और एक विशाल ओशन है। इस ग्रह की कहानी आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकती है। सौरमंडल के शुरुआती दिनों में जुपिटर ने सबसे पहला बड़ा काम यह किया कि यह लगभग पृथ्वी को नष्ट कर देता। जब पहले प्लैनेट्स बनना शुरू हो रहे थे तब जुपिटर पहले से ही अपनी बड़ी मात्रा में मास इकट्ठा कर रहा था। उस विशाल गैस और धूल के डिस्क के चारों ओर घूम रहा था जो एक नवजात तारे को घेर रहा था। जैसे जैसे जुपिटर बड़ा और भारी होता गया यह सूर्य की ओर खींचने लगा, उस डिस्क के केंद्र की ओर स्पाइरल करते हुए और अपने पीछे खालीपन छोड़ते हुए। इस विशाल ग्रह की शक्तिशाली ग्रेविटी ने एस्टेरॉइड्स को पकड़ा और उन्हें हर दिशा में स्लिंग शॉट कर दिया। कुछ अंतरतारकीय अंतरिक्ष में भेज दिए, कुछ को सूर्य के दिल में फेंक दिया और कुछ को एक विकासशील पृथ्वी की ओर। आप जुपिटर को एक विशाल स्पेस रूम्बा की तरह समझ सकते हैं जो शुरुआती सौरमंडल के पत्थर, धूल और गैस की गड़बड़ी के बीच घूम रहा था और सब कुछ डिसरप्ट कर रहा था। इससे नए प्लैनेट्स का फॉर्मेशन रुक जाता है और जुपिटर मार्स के इतने करीब आ जाता है कि लाल ग्रह का विकास स्थायी रूप से रुक जाता है और वह कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। अगर जुपिटर और करीब आ गया होता तो पृथ्वी का फॉर्मेशन भी डिसरप्ट हो जाता, लेकिन तब एक और विशाल ग्रह हमारी मदद के लिए आया। देखिए, सैटर्न का फॉर्मेशन जुपिटर के पथ को बदल देता है। जब जुपिटर अंदर की ओर बढ़ रहा था तब सैटर्न उसका पीछा कर रहा था और एक बैटल शुरू हो गई। जब ये दो विशालकाय टाइटन्स पास आते हैं तो उनके ग्रेविटी के भारी फोर्सेस एक दूसरे को पुश और पुल करने लगते हैं और इस गुरुत्वाकर्षणीय संघर्ष से उत्पन्न एनर्जी इन दोनों गैस जायंट्स को एक्सेलरेट करने लगती है। वे सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमने लगते हैं और जैसे जैसे वे ऐसा करते हैं वे धीरे धीरे आउटर रीजन्स की ओर स्पाइरल करने लगते हैं, पीछे छोड़ते हुए उतना ही मटेरियल जिससे आप और मैं और आंतरिक ग्रह बने। अब आपने स्कूल में सीखा होगा कि जुपिटर एक बड़ा डेंस गैस का गोला है जिसके बीच में एक रिलेटिवली स्मॉल रॉकी कोर है। यही ज्यादातर वैज्ञानिक लंबे समय तक मानते रहे, लेकिन जो हमने तब सीखा था वह पूरी तरह से सही नहीं था। देखिए, जुपिटर की आउटर शेल मोटे क्लाउड से बनी होती है जिनमें अमोनिया और पानी भरा होता है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस के एटमॉस्फेयर में तैरता है। 1995 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट द्वारा पहली बार जुपिटर पर वाटर वेपर डिटेक्ट किया गया था। यह प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का केवल 0.25% बनाता है, लेकिन फिर भी यह पानी का विशाल मात्रा में वॉल्यूम है। हमारे पास पृथ्वी पर जितना पानी है उससे कहीं अधिक बाहरी सौरमंडल में पानी स्थित है। यह वास्तव में हमारे पड़ोस से उत्पन्न नहीं होता है। पानी पृथ्वी तक तभी पहुंच सका और यहाँ बाढ़ की शुरुआत हुई जब जुपिटर की ग्रेविटी ने मदद की। यह बड़े बड़े आइस चंक्स को पकड़ता और उन्हें हमारी दिशा में स्लिंग शॉट करता था। जुपिटर के बादलों में तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। वाटर आइस क्रिस्टल्स अमोनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो एक नेचुरल एंटी फ्रीज की तरह काम करता है, जिससे लिक्विड वाटर ऊपरी बादल परत में मौजूद रहता है। जब ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल से टकराते हैं तो बादल इलेक्ट्रिफाइड हो जाते हैं और इससे विशाल बिजली के तूफान शुरू हो जाते हैं जो पूरे जुपिटर की सतह पर फैल जाते हैं। यह सुपर चिल्ड वाटर और अमोनिया का मिश्रण अंततः मिलकर स्लिशी हाइलस्टोन्स बना लेता है जो निचले वातावरण में गिरते हैं, जहां वे पिघलकर रेन में बदल जाते हैं, इवापोरेटे हो जाते हैं और फिर से ऊपर उठकर इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। ये हॉट गैस के जेट्स जो सतह पर रेजिंग स्टॉर्म्स को फ्यूल करते हैं, ग्रह के वातावरण में गहराई तक पहुंचते हैं। यही हम ग्रेट रेड स्पॉट में देख रहे हैं। यह न केवल हजारों किलोमीटर व्यास में है बल्कि ये सैकड़ों किलोमीटर नीचे तक अमोनिया रेन में फैलता है। रेड स्पॉट जुपिटर के किसी भी अन्य क्लाउड से अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है। सतह से ऊपर उठकर सूर्य से अधिक यूवी लाइट को अवॉर्ब करता है जो तूफान में केमिकल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है और गहरे लाल रंग को बनाता है। सोचिए, एक स्टॉर्म क्लाउड जो माउंट एवरेस्ट से 10 गुना ऊंचा
और ओशन से 10 गुना गहरा हो, और फिर भी यह रेड स्पॉट के पैमाने को कैप्चर करने के लिए काफी बड़ा नहीं होगा। जैसे ही हम बादलों के नीचे और जुपिटर के निचले वातावरण में उतरते हैं, तापमान बढ़ने लगता है। हीट वातावरणीय दबाव से उत्पन्न होती है, जो इस विशाल ग्रह की इंटेंस ग्रेविटी के कारण होती है। जितना नीचे हम जुपिटर के ग्रेविटी वेल में जाते हैं, उतना ही हीट और प्रेशर बढ़ता जाता है। यह एक फॉग में यात्रा करने जैसा है, जो धीरे धीरे इतना थिक हो जाता है कि अंततः लिक्विड में बदल जाता है। यह एनवायरनमेंट इतना एक्सट्रीम है कि केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही बचते हैं। गैस की अंतिम परत के नीचे लिक्विड हाइड्रोजन का एक ओशन है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ओशन है, और यह जुपिटर के बादलों के नीचे छिपा हुआ है। तो जबकि यह विशाल ग्रह निश्चित रूप से एक पतली गैस की परत से ढका हुआ है, ये पूरी तरह से गैस का नहीं बना है। ये एक लिक्विड प्लैनेट है, लेकिन यह लिक्विड किसी भी चीज से बहुत अजीब है जिसे हमने पहले देखा है। यहाँ पृथ्वी पर हम हाइड्रोजन को बहुत ठंडा करके लिक्विड बना सकते हैं। पृथ्वी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइड्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट को -250 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। जुपिटर पर इसके विपरीत प्रभाव हो रहा है। तापमान 1000 डिग्री से भी अधिक होता है, लेकिन हम अभी भी केवल जुपिटर की आउटर लेयर की बात कर रहे हैं। लिक्विड हाइड्रोजन का ओशन लगभग 20,000 किलोमीटर गहरा है, जो पृथ्वी के ओशन से लगभग 2000 गुना गहरा है। और जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं, ग्रेविटी वेल द्वारा बनाए गए प्रेशर और टेम्परेचर के कारण कुछ बहुत अजीब होने लगता है। पृथ्वी की सतह के प्रेशर से लाखों गुना अधिक प्रेशर पर और 10,000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन अपनी अवस्था बदलकर मेटालिक हाइड्रोजन में बदल जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेटल बन जाता है। ये सॉलिड नहीं है, ये अभी भी बहुत हद तक लिक्विड है। इसे सुपर कंप्रेस्ड हाइड्रोजन के रूप में क्लासिफाई करने का कारण ये है कि इसमें मेटल के समान कंडक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी टाइटली स्क्वीज करती है कि इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम से अलग हो जाते हैं और लिक्विड में फ्रीली बहने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। यह लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन जुपिटर के अंदरूनी हिस्से का अधिकांश हिस्सा बनाता है। यह लगभग 40,000 किलोमीटर गहरा है, और वहां सब कुछ के सबसे नीचे जुपिटर का सॉलिड कोर है। थोड़ा बहुत पहले हम मानते थे कि जुपिटर के बीच में एक कॉम्पैक्ट डेंस ऑब्जेक्ट है, जो पृथ्वी के आकार का है और ज्यादातर आयरन और रॉक से बना है, जो समझ में आता था। लेकिन नए शोध ये उजागर कर रहे हैं कि जुपिटर का कोर बहुत अधिक फजी है, यानी लिक्विड मेटल और सॉलिड कोर के बीच का ट्रांजिशन एक हार्ड लाइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों लेयर्स एक साथ मिक्स हो जाती हैं। हमें यकीन नहीं है कि यह जुपिटर की एक यूनिक विशेषता है या सभी गैस जायंट्स में ऐसा होता है। हमने सैटर्न का अध्ययन इतने विस्तार से नहीं किया है, इसलिए हमें यकीन नहीं है कि इसके अंदर भी वही स्थिति है या नहीं। ये पूरी तरह से सामान्य हो सकता है। अब ऐसा माना जाता है कि अगर जुपिटर का कोर अजीब है, तो यह शायद सौरमंडल के शुरुआती दिनों में हुई किसी मैसिव कोलिजन के कारण है। वहां एक रॉकी प्लैनेट हो सकता था, जो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा था, जो तब तक वहां तैर रहा था जब तक कि वह जुपिटर से नहीं टकरा गया। उस टकराव से उत्पन्न एनर्जी ने जुपिटर के सॉलिड कोर को फैला दिया और डाइल्यूट कर दिया। हो सकता है कि इससे यह भी समझाने में मदद मिले कि जुपिटर इतना बड़ा कैसे हो गया। अगर यह सब हाइड्रोजन और हीलियम का कंप्रेसिंग और सुपरहीटिंग आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा कि सितारे कैसे बनते हैं। यह लगभग वैसे ही होता है जैसे जायंट प्लैनेट्स बनते हैं। ग्रेविटी खींचती है, डेंसिफाई करती है और गर्म करती है, जब तक कि हाइड्रोजन इतने दूर धकेल न दिए जाते कि एटम्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और इतनी ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न होती है कि पूरा शरीर प्लाज्मा का एक व्हाइट हॉट बॉल बन जाता है। कारण यह है कि जुपिटर जैसे बहुत बड़े ग्रह के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह इतना हैवी नहीं है। ग्रह को फ्यूजन रिएक्शन शुरू करने के लिए लगभग 75 गुना भारी होना पड़ेगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है। जुपिटर के कोर में जनरेटेड एनर्जी के साथ हमें उस विशाल मात्रा में लिक्विड मेटल हाइड्रोजन मिलता है जिसमें फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वह इलेक्ट्रिसिटी ग्रह के रोटेशन के साथ कंबाइन होती है तो यह एक इनक्रेडिबली पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से 20 गुना अधिक मजबूत और लगभग 20,000 गुना बड़ा है।
यह इतना दूर अंतरिक्ष तक फैलता है कि जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑर्बिट करते हैं। और यह जुपिटर पर एक और अनयूजुअल घटना में योगदान देता है जिसे ग्रेट ब्लू स्पॉट कहा जाता है। अजीब बात यह है कि ये वास्तव में ब्लू नहीं है, ये एक मैग्नेटिक एनोमली है जो दर्शाता है कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना अजीब और अनजाना है। पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से एक विशेष बिंदु से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पर वापस प्रवेश करने के लिए घूमती हैं। जुपिटर पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एक वीड एरिया से ओरिजिनेट होती है जो पोल की अपेक्षित स्थिति से थोड़ा हटकर है। यह मैग्नेटिक ओरिजिन पॉइंट एक विशाल ऑरोरा द्वारा हाईलाइट होता है जो लगभग हमेशा जुपिटर की सतह के ऊपर मौजूद रहता है। नॉर्दर्न ऑरोरा भी बहुत हॉट है और यह संभवतः जुपिटर के नॉर्थ पोल पर इस इनसेन क्लस्टर ऑफ साइक्लोन्स को ट्रिगर करता है जो एक मॉन्स्टर स्टॉर्म के चारों ओर घूमने वाले परपेचुअल हरिकेन्स का एक रिंग है। 8 तूफानों की आउटर रिंग में से प्रत्येक का व्यास लगभग 2400 किलोमीटर है, जबकि केंद्रीय हरिकेन 3000 किलोमीटर से अधिक चौड़ा है। ये इंफ्रारेड इमेजेस जो जूनो स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई हैं, कॉस्मिक हॉरर के पन्नों से ली गई किसी चीज की तरह दिखती हैं, जैसे सीधे नरक का एक पोर्टल। शनि के उत्तरी ध्रुव पर भी कुछ सिमिलर, लेकिन पूरी तरह से अलग होता है, सिवाय इसके कि उस ग्रह का तूफान एक लगभग परफेक्ट हेक्सागन का आकार लेता है। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये सिर्फ ये दिखाने में मदद करता है कि इन ह्यूमंगस प्लैनेट्स द्वारा उत्पन्न पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के चारों ओर अजीब चीजें होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्दर्न रीजन से ओरिजिनेट होती हैं साउथ पोल पर री एंटर करती हैं, जो काफी नॉर्मल है सिवाय इसके जब ऐसा नहीं होता है समय समय पर मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर में ग्रेट ब्लू स्पॉट के माध्यम से री एंटर करता है और मूल रूप से एक दूसरा साउथ पोल बनाता है। ग्रेट ब्लू स्पॉट संयोगवश उसी लैटिट्यूड पर मौजूद है जहां ग्रेट रेड स्पॉट है जो ग्रह के इक्वेटर रेगियन के ठीक आसपास है। यह उन कई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में से एक है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जुपिटर के इक्वेटर के साथ कुछ अजीब हो रहा है। सबसे पहले जुपिटर का शेप एक सर्कल नहीं है, ये एक ओवल शेप्ड है जिसमें मिडिल रीजन फैला हुआ है और यह जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अजीब एसिमेट्रिकल शेप में भी रिफ्लेक्टेड है। वही लाइंस जो पृथ्वी से बाहर निकलती हैं हमारे ग्रह के शेप को बहुत करीब से फॉलो करती हैं, लेकिन जुपिटर के चारों ओर लाइंस एक पूरी तरह से अलग शेप का पालन करती हैं जो थोड़ा खिंचा हुआ और लंप्ड है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ अंतरिक्ष की यात्रा चालू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए।